वेलकम स्टूडेंट्स, एचपी स्टडी लवर चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कांगड़ा रियासत को कवर करेंगे और इसके बाद अन्य सभी रियासतों को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कांगड़ा स्टेट की, कांगड़ा रियासत की। तो इसे प्राचीन समय में त्रिगर्त के रूप में भी जाना गया है और महाभारत काल से भी पहले का इसका उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। महाभारत काल से पहले जो इसकी स्थापना थी वो भूमिचंद या फिर जिन्हें भीमचंद के रूप में जाना जाता है उनके द्वारा की गई थी, जो कि इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। महाभारत में त्रिगर्त साम्राज्य का उल्लेख मिलता है और महाभारत में जो इसका संस्थापक है वो राजा सुशर्मा चंद को बताया गया है। राजा सुशर्मा चंद जो थे वो उन्होंने कौरवों के साथ राज किया था और उन्हें इस वंश का संस्थापक भी माना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे राजा सुशर्मा चंद, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि महाभारत काल में कांगड़ा किले की स्थापना किसने की थी, तो सुशर्मा चंद के द्वारा की गई थी। सुशर्मा चंद के द्वारा की गई थी। और दूसरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा शहर जो थी वो नगरकोट की राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो भी सुशर्मा चंद जी के द्वारा बनाई गई थी और इसे प्राचीन समय में नगरकोट, भीमकोट और भीमनगर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास में जो कांगड़ा का उल्लेख है वो महमूद गजनबी के आक्रमणों के दौरान देखने को मिलता है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और 1009 में जब उसने अपने चौथे आक्रमण के दौरान सिंधु घाटी के तट पर राजा आनंदपाल को हराया था, तभी उसने जो था नगरकोट पर भी आक्रमण करने की नीति बनाई थी और 1009 ईस्वी में ही उसने त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट को लूटा था और आक्रमण किया था तथा कई सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। तो इस दौरान इसने कांगड़ा के प्रसिद्ध मंदिर ब्रिजेश्वरी देवी को भी नष्ट किया था, तबाह किया था। और इसका जो उल्लेख है वो इसके एक सचिव उत्बी के दो लेखों में मिलता है, तारीख है यामिनी और फरिश्ता में। तारीख है यामिनी में नगरकोट को भीमनगर कहा गया है और फरिश्ता में जो है इसे भीमकोट कहा गया है। आगे बात करते हैं तो जब महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो राजा जगदीश चंद थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जो थे वो कांगड़ा के राजा कौन थे, तो जगदीश चंद थे। उसके बाद 1043 ईस्वी तक जो था वो कांगड़ा किला महमूद गैरिसन के कब्जे में रहा और उसके बाद इसे जो था वो तोमर राजाओं, दिल्ली के जो तोमर राजा थे उनके साथ मिलकर कांगड़ा के राजाओं ने जो था वो छुड़ाया था। और उस समय जो महमूद गजनबी था उसके जो पोते थे मौदूद, उनको जो था हराया गया था और इस किले पर जो था अधिकार किया गया था। के बाद बात करते हैं 1051-52 में जो महमूद गजनबी के पुत्र थे अब्दुल रशीद, इन्होंने नगरकोट के किले पर आक्रमण किया और दोबारा इसे हथिया लिया। 1060 ईस्वी में जो था इस किले पर दोबारा कांगड़ा के राजाओं का कब्जा हुआ गया था। तो कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी जसवान, जिसे राजा पूर्वचंद के द्वारा 1170 ईस्वी में बनाया गया था। और ये जो राजा पूर्वचंद थे ये राजा कांगड़ा के राजा पद्म चंद के छोटे भाई थे। आगे बात करते हैं जयचंद्रा की, जिन्हें जयचंद के रूप में भी जाना गया। इन्होंने जो था वो जयसिंहपुर शहर की स्थापना की थी और इनका जो उल्लेख है वो बैजनाथ के शिव मंदिरों की 2 स्लैबों में पाया गया है। उस समय बैजनाथ को किरग्राम के रूप में जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैजनाथ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। इसे किरग्राम के रूप में जो था वो जाना जाता था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं पृथ्वीचंद की। तो पृथ्वीचंद जब कांगड़ा के शासक थे तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था और इसे अपने कब्जे में लिया था। तो 1337 ईस्वी, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया, तो 1337 में 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था और उस समय कांगड़ा के राजा जो थे वो पृथ्वी चंद थे। ये 2 एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
आगे बात करते हैं रूपचंद। तो रूपचंद ने वो गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी सक्षम था और वो जो था बेसिकली पहाड़ों से नीचे उतरकर जो था मैदानी भागों को लूटकर दोबारा पहाड़ों पर चढ़ जाता था। इसे जो था गोरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था, जिसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भी काफ़ी निपुण थे। तो आगे बात करते हैं। इसी तरह से रूपचंद एक बार लूट के लिए निकला और उसने दिल्ली तक जो था वो क्षेत्रों को लूट लिया, और जब वो वापस आया तो उसे एक और लुटेरा शहाबुद्दीन जो था वो रास्ते में मिल गया था, और उस शहाबुद्दीन ने रूपचंद को भी लूट लिया था। तो उसकी लूट का, जो रूपचंद ने लूट की थी, उसकी लूट का आधा हिस्सा जो था वो शहाबुद्दीन ने उससे ले लिया था। शहाबुद्दीन जो था वो जम्मू कश्मीर का एक शासक था। आगे सिंह ने दिल्ली तक के इलाकों को लूट लिया, और इसकी खबर जो है फिरोज शाह तुगलक, उस समय जो दिल्ली की गद्दी पर थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो जब फिरोज शाह तुगलक को इसके बारे में पता चला कि रूपचंद ने दिल्ली के इलाके को लूटा है, तो उन्होंने नगरकोट की तरफ अपना अभियान जो था वो शुरू कर दिया, और नगरकोट किले को 6 महीने तक जो था वो घेरे रखा था इन्होंने। 6 मंथ तक जो था। जाते जाते फिरोज शाह तुगलक जो था वो ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर गया, और वहाँ से उसने जो था वो 1300 संस्कृत की जो पुस्तकें थी उन्हें अपने साथ ले गया और उसका फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे दलील ए फिरोज शाही या फिर दलाइत ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अनुवाद था वो इज्जुद खालिद खानी के द्वारा किया गया था। इज्जुद खालिद खानी के द्वारा किया गया था। और 1375 में जो था फिर बाद में रूपचंद की जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था, तो कांगड़ा किले पर, तो 1365 में। ये आपको ईयर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे रूपचंद। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद। और ये भी पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर को किस शासक के द्वारा लूटा गया था? ज्वालामुखी मंदिर को किस शासक के द्वारा लूटा गया था? वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लूटा गया था। और एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी पुस्तकें ले गया था अपने साथ में, तो ये 1300 संस्कृत की पुस्तकें जो थी अपने साथ ले गया था, और जिसे दलील ए फिरोज शाही या फिर दलाइत ए फिरोज शाही के नाम से जाना गया, जो फारसी में अनुवाद की गई थी इज्जुद खालिद खानी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं इसके कांगड़ा की गद्दी पर सागर चंद या जिन्हें संघारा चंद भी बोला जाता है, ये बैठे, और ये जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के बेटे नासिरुद्दीन के समकालीन थे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब नासिरुद्दीन दिल्ली से भागकर नगरकोट के किले में शरण ली थी, नगरकोट के किले में शरण ली थी, उस समय जो था वो कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा के राजा सागर चंद या जिन्हें संघारा चंद के नाम से भी जाना गया है, वो कांगड़ा के शासक थे। तो 1388 में जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, नासिरुद्दीन जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, तो इनके भाइयों ने षड्यंत्र करके इन्हें जो था वो गद्दी से हटा दिया था, और गए थे इनकी जान की पीछे पड़ गए थे। तो इन्होंने जो बचकर था वो कांगड़ा में शरण ली थी, नगरकोट में शरण ली थी। आगे बात करते हैं मेघचंद के बारे में। तो मेघचंद जो थे उन्होंने 1390 में कांगड़ा की गद्दी को संभाला, और इनके मंगोल के तैमूर ए लंग ने जो था वो शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। एक पेपर में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण कब किया? तो 1399 ईस्वी में जो था तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण किया था। और इसने जो था सबसे पहले हंडूर के ऊपर आक्रमण किया था। हंडूर नालागढ़ को कहा जाता था प्राचीन समय में, और यहाँ पर इसने आलमचंद को लूटा था, और बाद में इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी तैमूर लंग और आलमचंद के बीच में। और फिर जब जाते जाते इसने नूरपुर धमेरी को भी लूटा था। कांगड़ा किले पर यह कब्जा नहीं कर पाया था, नगरकोट पर इसने हमला नहीं किया था। आगे बात करते हैं, तो मेघचंद से बात करेंगे। तो मेघचंद से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मेघचंद के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1399 में, और जो था और उस समय कांगड़ा का शासक पूछा जाता है तो मेघचंद थे।
मेघचंद थे। तैमूरलंग के समय में कांगड़ा के शासक जो थे वो मेघचंद थे। आगे बात करते हैं हरिचंद की। तो प्रथम जो थे वो 1405 में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे। उन्होंने जो था बाद में उन्होंने जो था एक नई ही रियासत बना दी थी। तो ये जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे हरिचंद और जंगल में खो गए थे। हरिपुर के जंगल में खो गए थे और एक कुएं में गिर गए थे। तो 21 दिन बाद इन्हें एक राहगीर ने खोजा था और तब तक ये जब तक वापस जाते अपनी रियासत में तो इनके जो भाई थे करमचंद वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठ चुके थे। जब इन्होंने देखा कि इनके भाई जो हैं वो पहले से ही गद्दी पर बैठे हुए हैं तो इन्होंने एक नई रियासत जो बसाने का फैसला लिया और ये जो नई रियासत थी इसे हरिपुर गुलेर रियासत के नाम से जाना गया। और यहाँ पर इन्होंने एक किले का भी जो था वो निर्माण किया था। ये जो किला आप देख रहे हो इसका निर्माण इन्होंने किया था हरिचंद प्रथम ने और हरिपुर रियासत की स्थापना की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिपुर रियासत की स्थापना या गुलेर रियासत की, हरिपुर रियासत की स्थापना या फिर गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिचंद ने की थी जो करमचंद के बड़े भाई थे। आगे बात करते हैं धर्मचंद की। धर्मचंद ने 1528 ईस्वी में जो है वो कांगड़ा की गद्दी को संभाला और ये जो थे वो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। जब दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी था उस समय धर्मचंद ने कांगड़ा की गद्दी को संभाला था और हामिद खान काकर को जो था वो शेर शाह सूरी ने किले का कार्यभार जो था वो दिया था विजय होने के लिए। मतलब कांगड़ा किले को जीतने के लिए हामिद खान काकर को भेजा गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। लेकिन उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर सम्राट बना और उनसे भागकर जो था सिकंदर शाह सूरी जो था वो मयूं कोट के किले में शरण ली। तो ये जो मयूं कोट का किला है वो पठानकोट और नूरपुर के पास पड़ता है। पठानकोट और तो ये पूछा जाता है कि किस शासक ने जो था मयूं कोट के किले में शरण ली थी? तो ये था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी जो था उसने मयूं कोट के किले में जो था वो शरण ली थी। आगे बात करते हैं जयचंद की। तो 1570 ईस्वी में जयचंद जो है उसने कांगड़ा की गद्दी को संभाला। ये अकबर का समकालीन था और अकबर को किसी अज्ञात कारण से इसके ऊपर कुछ संदेह हुआ और इसने गुलेर की राजा रामचंद की मदद से इसे जो था गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो राजा जयचंद के बेटे जो थे विधिचंद, जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने पिता को मृत मान लिया और 1572 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो खान जहां हुसैन कुली को भेजा गया था। आगे बात करते हैं विधिचंद की। तो विधिचंद जो थे उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था और जो मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जैन खान कोका ने इस विद्रोह को दबा दिया और विधिचंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विधिचंद को जो था वो फिर एक शर्त पर छोड़ा गया था कि जो उनके बेटे हैं त्रिलोकचंद, वो बंधक के रूप में जो हैं वो त्रिलोकचंद जो उनके बेटे हैं वो बंधक के रूप में जो हैं वो अकबर के दरबार में रहेंगे। और ये जो त्रिलोकचंद थे और ये जो जहांगीर, जिन्हें सलीम के रूप में भी जाना जाता था, ये दोनों जो था वो मुगल दरबार में एक साथ रहते थे। और त्रिलोकचंद को बाद में जो था वो रिहा कर दिया गया था और बचपन में जो था त्रिलोकचंद और जो जहांगीर थे उनके बीच में एक तोते को लेकर जो था विवाद हो गया था। त्रिलोकचंद के पास एक तोता था और सलीम जो था वो इस तोते को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन जो त्रिलोकचंद था उसने इसे देने से इनकार कर दिया था। और बाद में जो था जब त्रिलोकचंद कांगड़ा की गद्दी पर बैठा तो उसे जहांगीर द्वारा जो था मरवा दिया गया था। आगे बात करते हैं हरिचंद द्वितीय जो थे वो 1612 में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे और इस समय जहांगीर जो था वो दिल्ली का शासक था। तो जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए कई सारे प्रयत्न किए और इसमें जो पहला प्रयत्न था उसमें उसने नूरपुर के राजा सूरजमल को जो था वो कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए मुजर्रा खान के साथ भेजा। लेकिन ये जो था वो प्रयत्न असफल रहा क्योंकि राजा सूरजमल ने जो था वो आक्रमण करने से मना कर दिया।
तो दूसरा अभियान जो था वो छेड़ा गया 1616 ईस्वी में, और राजा मान सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, उनको जो था वो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। लेकिन पंजाबी जमींदार संग्राम सिंह ने उन्हें रास्ते में ही मार दिया। 1618 में जो है वो तीसरा प्रयास किया जाता है और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को जो है नगरकोट पर किला कब्जे करने के लिए भेजा जाता है, और 1620 में जाकर ये जो है वो अभियान सफल होता है और नवाब अली खान जो है उनको पहला किलेदार जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा किला मुगलों के अधीन कब हुआ? तो 1620 ईस्वी में हुआ। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? हरिचंद द्वितीय उस समय कांगड़ा का राजा था। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था नवाब अली खान को। और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब तक कब्जा रहा? तो 1620 से लेके 1873 तक जो है वो कब्जा रहा था बेसिकली। और जो अंतिम मुगल किलेदार थे वो थे सैफ अली खान। तो याद रखना है, पहले थे नवाब अली खान और अंतिम मुगल किलेदार थे सैफ अली खान। उसके बाद ये 1622 ईस्वी में जो था जहांगीर नूरपुर धमेरी होते हुए जो थे वो कांगड़ा किले में आए थे अपनी बेगम नूर जहां के साथ। तो 1622 ईस्वी में जो थे वो जहांगीर आए थे अपनी बेगम नूर जहां के साथ कांगड़ा किले में। और उसी समय जो थे नूरपुर के राजा जगत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय जो थे नूरपुर के राजा जगत सिंह थे, जिन्होंने धमेरी का नाम नूरपुर बदल कर दिया था। और ये किया था नूर जहां के सम्मान में उन्होंने, क्योंकि वो नूर जहां को अपनी बेटी की तरह माना करते थे। आगे बात करते हैं चंद्रभान सिंह की। तो चंद्रभान सिंह ने भी मुगलों को काफ़ी ज़्यादा तंग किया था अपने गुरिल्ला युद्धों से। तो चंद्रभान सिंह जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी सक्षम थे और इनका जो ज़्यादातर जीवन है वो धौलाधार की पहाड़ियों पर ही व्यतीत हुआ है। मैंने आपको बताया था कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता था। पहाड़ी राजा जो थे वो मैदानी भागों को लूटते थे और पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, इसे गुरिल्ला युद्ध का नाम दिया जाता था। तो जो चंद्रभान सिंह थे उनका मैक्सिमम जो टाइम था वो धौलाधार की पहाड़ियों पर रहा था, और जहां पर इन्होंने चंद्रभान का टीला नाम का एक स्थान जो था वो स्थापित किया था। आगे बात करते हैं विजय सिंह की। तो विजय सिंह 1690 ईस्वी में जो थे उन्होंने बीजापुर शहर की स्थापना की थी। तो जब कांगड़ा किला जो था वो मुगलों के अधीन रहा तो जो आगे के कटोच वंश के संस्थापक थे उन्होंने जगह जगह पर जो थे अपने शहरों की स्थापनाएं की, जिसमें बीजापुर शहर भी था जिसे 1690 ईस्वी में बसाया गया था। आगे बात करते हैं भीमचंद की। विजय सिंह के पुत्र थे भीमचंद 1690 में, और इन्होंने बीजापुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे सीताराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये वहाँ पर और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जो राजा भीमचंद थे उन्होंने मुगल दरबार की नीतियों का पालन किया था, इसीलिए उन्हें दीवान की उपाधि भी दी गई थी। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बीजापुर में जो मंदिर है वो बनाया गया था भीमचंद के द्वारा, और इन्हें जो था भीमचंद को वो दीवान के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं आलमचंद की। तो आलमचंद ने सुजानपुर के पास जो था वो आलमपुर शहर की निर्माण किया था। चंद की हमीरचंद 1700 में शासक बने और इन्होंने 47 वर्षों तक जो था वो शासन किया था, और इन्होंने जो था हमीरपुर नामक शहर की जो थी और इन्होंने जो था हमीरपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इनके समय में जो अंतिम मुगल गवर्नर था वो था सैफ अली खान। तो मैंने आपको बताया था एक जो थे नवाब अली खान और एक सैफ अली खान जो थे, ये दो गवर्नर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं घमंडचंद। घमंडचंद अहमद शाह दुरानी के समय समकालीन था और इसने जो था वो मुगलों की जो दयनीय स्थिति हो गई थी अहमद शाह दुरानी के समय में, उसका लाभ उठाकर जो था अपने पूर्वजों के सभी खोए हुए क्षेत्रों को क्या कर लिया था, पुनः स्थापित कर लिया था। लेकिन अभी तक इसका जो कांगड़ा किले को जीतने का सपना था वो पूरा नहीं हुआ था और अहमद शाह दुरानी ने उन्हें जलंधर दोआब का जो था बाद में
गवर्नर नियुक्त कर दिया था और घमंड चंद ने जो था वो सुजानपुर शहर की स्थापना की। आगे बात करते हैं संसार चंद की। तो संसार चंद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैं अलग से ही एक संसार चंद जी के ऊपर जो है वो एक महाराजा संसार चंद जी के ऊपर जो है वो अलग से एक टॉपिक। तो आगे बात करते हैं अनिरुद्ध चंद की। अनिरुद्ध चंद संसार चंद के पुत्र थे और ये महाराजा रणजीत सिंह के समकालीन थे। रणजीत सिंह के जो पुत्र थे खड़क सिंह, उनके साथ अनिरुद्ध चंद का काफ़ी अच्छा तालमेल था और काफ़ी अच्छा भाईचारा था उनके साथ। तो 1827 में जब उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के कोर्ट में पेश किया गया तो उनके सामने जो था एक प्रस्ताव रखा गया था कि उनकी जो 2 बहनें हैं उनमें से एक की जो शादी है उन्हें जम्मू के राजा ध्यान सिंह के जो प्रधानमंत्री हैं हीरा सिंह उनसे करनी हो। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी जो बहनों की शादी है वो टिहरी गढ़वाल के राजाओं से करवा दी थी। और बाद में जो था अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कांगड़ा रियासत सिखों के अधीन हो गई थी और उसके बाद सिख भी ज़्यादा समय तक कांगड़ा रियासत को अपने पास नहीं रख पाए और 9 मार्च 1846 की संधि को जो था वो कांगड़ा रियासत सीधे ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गई। आगे बात करते हैं कुछ यूरोपियन यात्री जो कि कांगड़ा आए थे, जिनमें हैनसेंग जो कि 635 ईस्वी में आए थे। ये राजा हर्षवर्धन के समय में जो थे इन्होंने हिमाचल की यात्रा की थी। उसके बाद थॉमस कॉरियाट 1615 में, उसके बाद थेवेनॉट 1666 में, फॉस्टर 1783 में, मूरक्राफ्ट 1832 में और बिग्ने 1835 में। तो यहाँ से भी एक एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो यात्री हैं जिन्होंने कांगड़ा में भ्रमण किया है तो इनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं सारे। आगे बात करते हैं आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो त्रिगर्त रियासत को कटोच राजवंश के रूप में जो है पहचान मिली हुई है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का पहला लेक्चर। आई होप आपको